तो आज जो हमारी क्लास है बेटा, तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि जो रेड एल्गी होते हैं जिनको डिवीज़न रोडोफाइटा में रखा गया है या इनकी जो क्लास होती है वो रोडोफाइसी होती है। क्लियर? तो हम उसके जो करैक्टरिस्टिक फीचर्स हैं आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो आप देखिए जो रेड एल्गी होते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे जो रेड एल्गी हैं इनकी जो क्लास होती है उसका नाम होता है रोडोफाइसी। जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था पिछले जो क्लासेस थी हमारी, उसमें इनको हम लोग रोडोफाइटा भी कह सकते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर लिखा हुआ है। सही है? तो इसमें सबसे पहले जो आपको देखना है वो ये देखना है कि जो रोडोफाइसी या जो रेड एल्गी होते हैं इनमें जो रेड कलर है वो किसकी वजह से होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे पिगमेंट के बारे में कि इनमें जो पिगमेंट होते हैं वो कौन कौन से पिगमेंट जो हैं वो पाए जाते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था इनमें जो पिगमेंट होते हैं वो होते हैं हमारे आर फाइकोसाइनिन। ठीक है? तो एक तो इसमें ये पिगमेंट होता है, दूसरा जो पिगमेंट होता है वो होता है आर फाइको एरिथ्रिन, ये दूसरा पिगमेंट इनमें पाया जाता है। और इसके अलावा स्मॉल क्वांटिटी में इनमें कुछ क्लोरोफिल जो ए है वो भी पाया जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्लोरोफिल ए इन लीस्ट क्वांटिटी, समझे? लेकिन जो मेजर होंगे वो आपके यही होंगे। सही है? दूसरा हम ये देखेंगे कि इनका जो हैबिटेट होता है ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे या कहाँ पाए जाएंगे। सही है? तो मैं आपको बता दूं ये पाए जाते हैं, ये मोस्टली मरीन होते हैं। मतलब मरीन का मतलब है कि समुद्र के पानी में आपको मिलेंगे इन द डीप वाटर। समझे? जैसे आपने देखा होगा कि समुद्र की जो गहराई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सही है? तो जो शैलो वाटर होता है तो वहाँ पे तो आपको ग्रीन एल्गी मिलेंगे, क्योंकि उनका जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो लाइट को इजीली ट्रैप कर सकता है। समझे? लेकिन जो रेड एल्गी होते हैं ये गहरे पानी में हमेशा पाए जाते हैं, डीप वाटर में पाए जाते हैं, क्योंकि ये इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता और ये लाइट को ट्रैप भी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो कलर है वो रेड हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो जैसे आपने सुना हुआ रेड सी, तो रेड सी जो है जैसे लाल सागर हम लोग हिंदी में कहते हैं, तो लाल सागर का जो पानी है वो लाल रंग का हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसके अंदर जो बेस है उस बेस पे क्या पाए जाते हैं? रेड एल्गी जो हैं वो पाए जाते हैं। क्लियर? तो अब हम देखेंगे इनकी जो बॉडी होती है वो किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक वो होंगे जो यूनिसेलुलर होंगे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इनकी कुछ स्पीसीज जो होती हैं वो यूनिसेलुलर होती हैं, तो उनको माइक्रोस्कोपिक कहा जाता है। सही है? अब एक होते हैं मैक्रोस्कोपिक। जो मैक्रोस्कोपिक होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब बहुत सारी सेल से मिलके बने होते हैं। इसके अलावा इनकी जो बॉडी की शेप होती है वो फिलामेंटस होती है, यानी फिलामेंटस, और इसके अलावा रिबन शेप्ड, यानी ये आपको एकदम रिबन टाइप के नज़र आएंगे अगर आप इनको देखोगे तो। सही है? दूसरी चीज़ ये होती है कि इनका जो फिलामेंट होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट को सीक्रेट करता है ओवर देयर वॉल। समझे? यानी इनकी जो वॉल होती है आप कह सकते हो, तो उसके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट की जो कवरिंग है वो पाई जाती है, जो कि इनके फिलामेंट द्वारा सीक्रेट किया जाता है। समझे? तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कोरेलाइन स्ट्रक्चर। क्लियर? तो आप ये समझ सकते हो, ये इनका एक करैक्टरिस्टिक फीचर है कि जो रेड एल्गी होते हैं वो कोरेलाइन स्ट्रक्चर को बनाते हैं। कोरेलाइन स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी बॉडी के अपर सरफेस पर कैल्शियम कार्बोनेट का जो लेयर है वो पाई जाती है। सही है? अब दूसरा, जैसे आपने सुना होगा रामायण में एक चर्चा हुई थी जिसमें आपने सुना होगा कि हनुमान जब श्री राम लंका की तरफ जा रहे थे
तो उन्होंने लंका और उसके बीच में एक पुल बनाया था, सही है। तो आज अगर हम उसको देख रहे हैं होते हैं, आज देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो पुल है वो उसके ऊपर कोरल रीफ्स जो हैं वो डेवलप हो चुकी हैं। तो कोरल रीफ्स में जो रेड एल्गी होते हैं ये वहाँ पे मेन प्रोड्यूसर का काम करते हैं, सही है। जैसे जहाँ भी समुद्र के अंदर कोरल रीफ्स पाई जाती हैं, कोरल की बनी हुई कह सकते हो कि चट्टानें टाइप की आपको नज़र आती हैं, तो वहाँ पे जो कलरफुल पिगमेंट आपको रेड कलर का जो दिखेगा वो दिखेगा किसकी वजह से, रेड एल्गी की वजह से, जो कि वहाँ पे प्रोड्यूसर का काम करते हैं। क्लियर। अब इसमें क्या होता है, कुछ रेड एल्गी जो होते हैं वो पैरासाइटिक भी होते हैं, और ये पैरासाइटिक रेड एल्गी इस तरह के होते हैं कि रेड एल्गी के ऊपर ही पैरासाइटिक होता है ये। तो इसमें जो पैरासाइटिक रेड एल्गी होते हैं उसमें हम लोग किस एग्जाम्पल को रखेंगे, तो उसका नाम होता है हार्वे येला, उसका नाम क्या होता है, हार्वे येला। ये एक पैरासाइटिक होता है, और पैरासाइटिक होने के साथ साथ ये कलरलेस होता है, इसके ऊपर कोई कलर नहीं पाया जाता है, और ये रेड एल्गी के ऊपर ही पैरासाइटिक का काम करता है, सही है। दूसरा आप देखेंगे कि इनकी जो सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल में इनका जो कंपोजिशन होता है वो किस प्रकार का होता है, तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज प्लस पेक्टिन नामक सब्सटेंस की बनी होती है, समझे, इनकी जो सेल वॉल है। उसके अलावा उस पर कुछ पॉलीसेकेराइड का कंपोनेंट्स जो हैं वो भी पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको फाइकोकोलॉइड भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, फाइकोकोलॉइड, सही है। अच्छा, कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जिनमें सल्फ़र जो है वो भी पाया जाता है, जैसे आपने सुना होगा अगार जी। तो अगार जो आप देखेंगे तो वो आपको एकदम जिलेटिन टाइप का नज़र आएगा, तो उसके अंदर सेल वॉल जो होती है उसमें सल्फ़र जो है वो भी थोड़ा सा पाया जाता है जी। अब हम बात करेंगे कि जो अगार है, अगर आप उसको थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं आपको, तो जैसे अगार जो होता है वो एक कह सकते हो कि कॉमर्शियली प्रोड्यूस जो एक सब्सटेंस होता है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं लेबोरेटरी में बैक्टीरिया और जो फंगस होते हैं उनकी कल्चर जब हमको करनी होती है, तो वहाँ पर फूड सब्सटेंस के रूप में हम लोग अगार का उपयोग करते हैं। अब जो अगार होता है तो ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है ये आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अगार इज प्रोड्यूस्ड बाई रेड एल्गी कॉल्ड। अब देखिए कौन कौन से रेड एल्गी होते हैं जो इसको प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके लिए पहला आता है जेलिडियम, समझिए, जिससे ये अगार प्रोड्यूस होता है। दूसरा होता है हमारा ग्रेसिलेरिया। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, समझिए, कि जो अगार नाम का फूड सब्सटेंस जिसको हम लोग बैक्टीरियल और फंगल कल्चर में यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में, वो किस प्रकार के रेड एल्गी द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो उन दोनों रेड एल्गी के नाम मैंने आपके सामने रख रखे हैं, जेलिडियम होता है और ग्रेसिलेरिया होता है, सही है। दूसरा हम ये देखेंगे कि इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें कुछ और केमिकल्स पाए जाते हैं, और उस केमिकल का नाम होता है कैरागेनिन, सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे द सेल वॉल कंटेन a specific chemical called कैरागेनिन। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बेटा, ये कैरागेनिन होता है जो कि यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम लोग इसका कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो यूज्ड एज थिकनिंग एंड बाइंडिंग एजेंट इन द फूड प्रोडक्ट। तो यहाँ ले देंगे यूज्ड एज थिकनिंग एंड बाइंडिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। ये अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, बाइंडिंग एजेंट के रूप में ये काम करता है, ये जो केमिकल होता है। प्लस अगर हम बात करें कि इनकी जो सेल होती है उसमें कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो इनकी जो सेल होती है मैं आपको बता दूं,
उसमें वो यूनिन्यूक्लिएट भी होती है और मल्टी न्यूक्लिएट भी होती है, मतलब एक न्यूक्लियस भी होता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। प्लस जब न्यूक्लियस की बात हो गई तो अब हम बात करेंगे कि इनमें जो प्लास्टिड होता है वो किस प्रकार का होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्लास्टिड, हमने यहाँ पिगमेंट आपको सामने लिख रखे हैं, तो इनमें जो प्लास्टिड्स होते हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन रेड प्लास्टिड में आएंगे आपके, जैसे हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथ्रिन, सही है। तो इस तरह के प्लास्टिड जो हैं वो इनमें पाए जाते हैं, रेड प्लास्टिड या क्रोमोप्लास्ट इसको आप कह सकते हो। अब इसमें क्या होगा, जो प्लास्टिड्स होंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि उनकी जो क्या इनमें पाइरिनॉइड होता है या नहीं होता है। तो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो आप समझ लीजिएगा। तो इनमें प्लास्टिड में पाइरिनॉइड्स नहीं पाया जाता है, तो यहाँ लिख देंगे द प्लास्टिड आर विदाउट पाइरिनॉइड्स, यानी इनके प्लास्टिड में पाइरिनॉइड जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो अब हम थोड़ा सा और बात करेंगे इसके बारे में कि इनकी जो इनका कह सकते हो कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या इनमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार होता है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा और आपको बता दें कि ये जो एल्गी होते हैं इनमें मोटाइल नहीं होता, मतलब इनमें मोशन नहीं होता है, ये मोटाइल एल्गी नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें न तो फ्लैजेला पाया जाता है और न ही इनमें सेंट्रियोल पाया जाता है। ये तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ऑल द रेड एल्गी हैव नो एनी फ्लैजेला एंड सेंट्रियोल, सही है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें एब्सेंट होती हैं, लेकिन इनका जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि इनमें आपस में पिट कनेक्शन जो है वो पाया जाता है, जिसको हम लोग पिट प्लग्स के नाम से भी जान सकते हैं, जिसमें इनके जो फिलामेंट होते हैं वो एक दूसरे से पिट कनेक्शन द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, सही है। तो अब हम बात करेंगे कि इनमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार का होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इनमें मोटाइल गैमीट तो है ही नहीं, यानी जो स्पोर्स तो नहीं हो सकते, तो जो नॉन मोटाइल स्पोर्स होंगे वही मिलेंगे। और नॉन मोटाइल स्पोर्स आपके कौन से होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एप्लेनो स्पोर्स। तो इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसकी हेल्प से होता है, एप्लेनो स्पोर्स की हेल्प से होता है, सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द रेड एल्गी अकर्स विद द हेल्प ऑफ एप्लेनो स्पोर्स विच आर नॉन मोटाइल इन द नेचर। क्लियर? चलिए, तो अब बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जब हमारे गैमीट ही फ्लैजिलेटेड नहीं है, समझे, ये तो मैंने अभी आपको बताया कि इनके गैमीट फ्लैजिलेटेड नहीं होते, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स के माध्यम से होगा। लेकिन जब कोई गैमीट नॉन फ्लैजिलेटेड है तो आप सोचो कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाईली एडवांस होता है, समझे। तो ये एक ऐसी कैटेगरी होती है रेड एल्गी की जिसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा एडवांस होता है और वो ऊगैमस टाइप का होता है। ये अब ऊगैमस क्यों होता है ये मैं आपको अभी बताता हूँ, क्योंकि इनका जो मेल गैमीट होता है ये उसको हम लोग स्पर्मेटिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिया, सही है। तो आप इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ इसको लिख करके कि जो मेल गैमीट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इसमें किस प्रकार से रहेगा। ये तो हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। देखिए, तो जो मेल गैमीट होता है इसका रेड एल्गी का, उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिया। ये क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिया। जो स्पर्मेटिया होता है वो जिस स्पेसिफिक सेल के अंदर जनरेट होता है या जिस स्पेसिफिक बॉडी के अंदर जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इसको बोला जाएगा स्पर्मेटेंजिया। ये तो स्पर्मेटिया कहाँ जनरेट होगा? एक ऑर्गन या एक सेल के अंदर जनरेट होगा जिसको स्पर्मेटेंजिया हम लोग कहेंगे। अब जो फीमेल स्ट्रक्चर होता है या जो फीमेल गैमीट होता है, जी फीमेल गैमीट, ये तो फीमेल गैमीट जो होता है यहाँ पे वो कैसा होता है? वो फ्लास्क शेप होता है।
है ये। तो फीमेल गैमीट क्या होता है, फ्लास्क शेप होता है जिसको हम लोग कार्पोगोनिया कह देते हैं। तो इसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, कार्पोगोनिया। अब जो कार्पोगोनिया होती है वो कैसी होती है, फ्लास्क शेप्ड होती है, जो फीमेल स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे कि जो मेल गैमीट होंगे वो जाकर के उसको साथ फ्यूज़ करेंगे। समझ में आ गया। तो ये फ्लास्क शेप हो गया। अब फ्लास्क शेप है तो हम देखेंगे कि इसके अंदर जैसे अगर जो फ्लास्क है जब हम इस तरह से इसको बनाते हैं तो आपने देखा होगा ये इस टाइप से बन जाता है ये। तो ये जो नेक आपको नज़र आ रही है, ये जो नेक आप देख रहे हो यहाँ पे, अब बात करेंगे कि ये जो नेक है इसमें काफ़ी लंबी होती है और लंबी होने के साथ साथ ये ट्राइकोगाइन होती है, ट्राइकोगाइन है ये। तो जो इनकी गर्दन है वो ट्राइकोगाइन बोली जाती है। अब ट्राइकोगाइन में आप देखेंगे कि जो मेल गैमीट होते हैं वो पानी की करंट के साथ तेज़ी से तैरते हुए आते हैं और आने के बाद इस ट्राइकोगाइन नेक से होते हुए वो आपके इस पर जो कॉर्पोगोनिया होती है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ जाके वो फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। समझ में आया। तो इस प्रकार से इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर। चलिए अब हम बात करेंगे कि इनका जो जैसे इनमें अल्टरनेशन जनरेशन होता है या नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। तो जो अल्टरनेशन ऑफ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड जो मल्टी सेलुलर जनरेशन होती है वो इनके अंदर होती है, समझिए, इनमें पाई जाती है, जो कि इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लेकिन ये कुछ विशेष एल्गी जो होते हैं, रेड एल्गी, उन्हीं के अंदर ये पाया जाता है, सबके सब में नहीं होता। सही है। अब इतना सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, तो अब हम बताएंगे कि इनमें कौन कौन से ऐसे एल्गी होते हैं, जो कौन कौन से रेड एल्गी होते हैं। तो वो एग्जांपल्स बेटा आपको यहाँ पे लिख लेने हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो आता है दैट इज़ नॉन एज द रोडेला। जी, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, रोडेला कह देते हैं। रोडेला के बाद देखेंगे इसमें आता है स्टाइलोनेमा, स्टाइलोनेमा, सही है। इसके बाद पोरफायरा आपने सुना होगा, पोरफायरा, पोरफायरा जो है वो भी रेड एल्गी की कैटेगरी में आता है। एक आता है आपका बेंगिया, बेंगिया जो है वो भी रेड एल्गी इसमें आता है। एक आता है पोरफायरिडियम, जी, पोरफायरिडियम। देखिए ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ ये वो हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, सही है। और एक होता है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं नेमालियोन, जी, नेमालियोन, सही है। इसके अलावा और भी हैं बहुत सारे, जैसे जेलिडियम होता है तो वो भी इसी में आ जाता है, मैंने अभी आपको लिखवाया था। जेलिडियम जो है वो भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। एक कोरोलाइना होता है, जी, तो कोरोलाइना ऑफिसिनेलिस इसका पूरा नाम होता है, ऑफिसिनेलिस, जी। तो ये भी इसी में आता है, जो कोरल रीफ्स होती हैं वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा एक होता है आपका कॉन्डस, एक आपका कॉन्ड्रस होता है, ये। एक मेस्टोकार्पस जो है वो भी इसी कैटेगरी में आता है, मेस्टोकार्पस। तो ऐसे करके बहुत सारे रेड एल्गी होते हैं जो आप देखेंगे, लेकिन मैंने जो यहाँ पे लिखे हैं ये कुछ कॉमन रेड एल्गी हैं जिनको ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं या ज़्यादातर इनका प्रयोग किया जाता है, सही है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रेड एल्गी के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे जो कि ग्रीन एल्गी से बिल्कुल अलग थे, सही है। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स था वो मैंने आपको बताया कि इनमें एक तो कलर थोड़ा सा अलग होता है, दूसरा इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो हम पहले आपको बता चुके हैं। इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च नाम का एक जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, सही है, जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। इसके अलावा इनमें जो सॉल्युबल शुगर जो है वो भी पाई जाती है रिजर्व फूड मटेरियल में, जिसको हम लोग फ्लोराइडोसॉल भी कहते हैं, जो कि गैलेक्टोसाइड ऑफ ग्लिसरॉल के नाम से भी जाना जाता है, सही है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि ग्रीन एल्गी से यहाँ पे आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेंगी। जैसे ग्रीन एल्गी में आपने देखा था कि वहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था विद द हेल्प ऑफ जूस फोर्स हो रहा था, जो डोमिनेंट थे।
और जो एप्लेनोस्पोर्स थे वो रेयर केस में थे। लेकिन यहाँ पे एप्लेनोस्पोर्स जो हैं वो डोमिनेंट हैं और जो जूस्पोर्स हैं वो तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इनकी कोई भी बॉडी जो होती है वो फ्लैजेलेटेड नहीं होती है। इसमें कहीं पे कोई किसी प्रकार का जो मोशन है वो नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनमें फ्लैजेला जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। केवल उनमें पिट कनेक्शन आपस में पाया जाता है, जिसको हम लोग पिट प्लगिंग के नाम से भी जान सकते हैं। दूसरा, इनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर होती है वो किस प्रकार के जो एल्गी होते हैं उनकी बॉडी के अपर सरफेस पे पाई जाती है। तो वो पाई जाती है आपके रेड एल्गी के अंतर्गत, जो मैंने आपको अभी बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट का ये सीक्रेशन करते हैं इनके जो फिलामेंट होते हैं वो। समझ में आ रहा है? तो उस स्ट्रक्चर को जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर पाई जाती है उसको हम लोग कोरेलाइन कह देते हैं। समझे? तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो नोट कर लेनी हैं। और अगर कोई आपको डाउट है तो जो बच्चे हमको ऑनलाइन देख रहे हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। क्लियर? बाकी आप लोगों ने बेटा इसको समझ ही लिया है। कोई अगर दिक्कत है तो मैं अब जब आपका टेस्ट पेपर्स लेना शुरू करूँगा या टेस्ट लूँगा तो इन्हीं में से सारे क्वेश्चंस जो है मैं आपको बना के दूँगा। क्लियर? थैंक यू बेटा। ओके।